बात करते हैं कुछ नंबर्स की। टाटा कम्युनिकेशंस के नंबर्स बाजार को पसंद आए हैं। इनफैक्ट ये अब एफएनओ का टॉप गेनर है इस समय 4% ऊपर। अच्छा मोमेंटम, कंपनी के एबिडा और मार्जिन दोनों में सुधार है। हालांकि मुनाफे पर हल्का सा दबाव है, लेकिन हम बात करेंगे अब ग्रोथ आउटलुक पर कंपनी के सीएफओ कबीर अहमद जी से। कबीर जी, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। पहले डेटा रेवेन्यू की बात करते हैं, क्योंकि डेटा रेवेन्यू जब जून में एनालिस्ट डे था तो उसमें आपने कहा था कि आप इसको डबल कर देंगे FY27 में 13% की कैगर के हिसाब से। लेकिन Q1 में उतना नहीं दिखा, तो क्या ये बैक मतलब थोड़ा सा कम फ्रंट लोड हुआ, आगे जाकर ज़्यादा ग्रोथ आएगी? यहाँ पर क्या एक्सपेक्ट करेंगे? क्योंकि ये सबसे पहले मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपकी कंपनी की ट्रिगर्स में सबसे बड़ा यही मान रहे हैं एनालिस्ट। अनुज जी, गुड मॉर्निंग। मुझे शो में आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमने एनालिस्ट डे को बताया था, 27 नहीं, हमने बोला था 27 से थोड़ा और आगे हो जाएगा, मगर वो आपका 13% का नंबर सही है। मैं ये कहना चाहूंगा, जो हमारा धंधा है वो B2B धंधा है। B2B धंधे में आपको थोड़ा लंपीनेस आता है। कभी कोई बड़ा डील एक क्वार्टर में आ गया, दूसरा रेगुलर रन रेट पे चलता है। तो रियली ऐसा 3 साल 4 साल में एवरेज लेना सही नहीं होगा। हमने डेटा रेवेन्यू को 9% से ग्रो किया, 9.4%, अगर एकदम प्रिसाइज कहूं तो वो एकदम अच्छा नंबर है। अगर हम कॉन्टेक्स्ट को देखें कि जो जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, जो टैरिफ का अनसर्टेनिटी है, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस है, इन कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अगर हम 9.4% ग्रोथ देखेंगे तो ये ग्रोथ से हमें खुशी है। सही दिशा में चल रही है। हमारा ऑर्डर बुक बहुत बहुत हेल्दी है। इस क्वार्टर वेरी हेल्दी डबल डिजिट हमारा ऑर्डर बुक भी हुआ है। ये सब इंडिकेशंस हमको ये कंफर्ट देते हैं कि हमारा जो जो जर्नी है वो एकदम ठीक ठाक चल रहा है। ओके, बिल्कुल जर्नी ठीक ठाक चल रहा है। और यहाँ से अगर आप मार्जिन्स की बात करें, क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके मार्जिन थोड़े से बढ़े हैं, 19.1% पर आए हैं, लेकिन पिछले साल के मुकाबले अभी भी थोड़े कम है। तो कहाँ तक जाएंगे मार्जिन इस साल आपके? अनुज जी, अगर हमारा जो एम्बिशन जो हमने स्टेट को बताया है कि हमें धंधा डबल करना है, 27 नहीं थोड़ा क्वार्टर्स आगे पीछे हो जाएंगे, और हमारा एबिडा मार्जिन 23 to 25 का रेंज में हमने टारगेट किया है इसको। हम इस यही रेंज पे पहले थे। ये रेंज से नीचे इसलिए गिरे क्योंकि हमने 3 एक्विजिशंस किए थे और तीनों एक्विजिशंस लॉस मेकिंग एक्विजिशंस थे। अभी वो एक्विजिशंस का सिनर्जी आना शुरू हो गया है। हमारे डिजिटल पोर्टफोलियो रेवेन्यू में जो लॉसेस हैं वो लॉसेस नैरो होने शुरू हुए हैं। तो ये सब आपको थोड़ा मार्जिन ट्रजेक्टरी में दिख रहा है। तो मैंने यही इन्वेस्टर डे में भी बताया था सारे इन्वेस्टर और एनालिस्ट को कि थोड़ी थोड़ी इसमें आपको बढ़ोतरी दिखेगी, ताकि हमें बहुत ग्रोथ भी डिलीवर करना है और मार्जिन भी लेके आना है। दोनों करना है। पहले ग्रोथ था, मार्जिन नहीं थी, उसके बाद मार्जिन था, ग्रोथ नहीं थी। तो अब हमें ग्रोथ और मार्जिन दोनों को डिलीवर करना है इस साल। ओके, अच्छा कबीर जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। क्योंकि आपकी एक एस्पिरेशन है FY28-29 तक, मतलब 28,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू की, यहाँ से आगे चलते हुए अभी M&A एक्टिविटीज़ पर आपका व्यू क्या है? कुछ एक्विजिशन टारगेट्स, कुछ बाइंग, और FY26 में इस बात की पॉसिबिलिटी है फर्दर एक्विजिशंस की, मतलब ताकि आपका ये जो रेवेन्यू टारगेट है वो आसानी से हासिल हो सके? देखिए, मुझे रेवेन्यू टारगेट बिना M&A के भी पहुंचना है, राइट? हाँ, M&A से थोड़ा मदद मिल जाएगी। अगर हम M&A को एक टारगेट बना लेंगे तो हो सकता है कि कोई इररेस्पॉन्सिबल डिसीजन ले ले। तो ये कभी मैनेजमेंट ये नहीं चाहेगी। तो मैंने बहुत बहुत क्लियरली सारे मार्केट को ये बताया था कि हाँ, M&A हमारा स्ट्रैटेजी है। हम इसको इवेल्युएट करते रहेंगे। आज की तारीख में भी मेरे पास 8-10 टारगेट्स हैं जो हम इवेल्युएट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते ही एक टारगेट को हमने डिसाइड किया था कि हम परस्यू नहीं करेंगे। ये टारगेट स्ट्रेटेजिकली फिट होना चाहिए, सही भाव पे आना चाहिए, और इस टारगेट को
सिनर्जी बिल्ड होना चाहिए ताकि मैं इसको और आगे ले जा सकूं। अगर ये 3 क्राइटेरिया और चौथा क्राइटेरिया है कि मेरे एबिलिटी में कोई भी खरीद सकता है, इसको इंटीग्रेट करके बिजनेस में इसका सिनर्जी लेके आना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये 4 क्राइटेरिया फिट नहीं है तो हम M&A कभी नहीं करेंगे, राइट। हाँ, M&A इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सेक्टर में है, हम डिजिटल इकोसिस्टम में हैं, और इसमें अगर ये समझना कि सारा इनोवेशन हमारे घर में ही होगा, ये थोड़ा नाइव है और थोड़ा एरोगेंट भी है, राइट। कुछ इनोवेशंस बाहर होंगे, हमें देखना पड़ेगा मार्केट में, और उन इनोवेशंस को हम लेके आए ताकि हम ग्लोबल कंपनी है और हम इसको ग्लोबली स्केल कर सकते हैं। तो नजर M&A पे हमेशा रहेगी, मगर जब तक ये 4 क्राइटेरिया फिट नहीं होते, फिट नहीं करेंगे। ओके, योर पॉइंट टेकन एज वेल दैट जो इनिशियली आपने कहा कि ये रेवेन्यू टारगेट आप विदाउट किसी एक्विजिशन एक्टिविटी के भी कर लेंगे। अच्छा, अभी आपके पास लैंड बैंक की एग्जैक्टली सिचुएशन क्या है, उसकी रनिंग वैल्यू क्या है, और एक और चीज़, कितना स्कोप है आपके पास अपने एसेट्स को मोनेटाइज करके फंड रेज करने के लिए, क्योंकि एक लायबिलिटी आपके ऊपर है भी दैट AGR केस का पॉसिबली आउटकम क्या होता है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे किया आपने? इनफैक्ट ये बात भी इन्वेस्टर डे में, इनफैक्ट हमारा अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे, एक सेपरेट चार्ट मैंने बनाया था, 2 साल से मैं बनाते आ रहा हूँ। हमारे पास हाँ लाइबिलिटीज हैं, AGR लाइबिलिटी। हम 2019 केस में हम पार्टी नहीं है, पार्टी एयरटेल और जियो, सॉरी एयरटेल और वोडाफोन और टाटा टेली थे, मगर टाटा कम्युनिकेशंस वाज नॉट अ पार्टी टू दैट। हाँ, हम देखेंगे क्या होने वाला है उस केस का। अभी तक वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है, तो मेरे बैलेंस शीट में कंटिजेंट लाइबिलिटी दिखाई दे रहा है। मेरे पास बहुत सारे एसेट्स हैं, लैंड है, मेरा STT में 26% का स्टेक है। मेरे पास बहुत नेट ऑपरेटिंग लॉसेस बैठे हुए हैं इंटरनेशनल रीजन्स में। अगर आप देखेंगे 10 क्वार्टर से हमारा इफेक्टिव टैक्स रेट कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। क्यों कम हो रहा है? क्योंकि हमारे पास जो भी नेट ऑपरेटिंग लॉसेस इंटरनेशनल ज्योग्राफीज में है, वहां पे जब मुनाफा बढ़ने लगता है तो मैं लॉसेस को यूटिलाइज कर रहा हूं और टैक्स का बेनिफिट हमें मिल रहा है। तो इस वजह से उसका यूटिलाइजेशन बेस हो। तो ये तीनों एसेट्स जो हैं, अगर मैं आपको पल्ला बताऊं तो ये एसेट्स का पल्ला बहुत ज्यादा भारी है या ये कंटीजेंट लायबिलिटी के मुकाबले। हाँ, अगर टाइमिंग कब ये मटेरियलाइज होगा, कब ये होगा, ये मेरे हाथ में नहीं है। वो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट आ सकता है, कैश ज्यादा आ गया और लाइबिलिटी नहीं है, या लाइबिलिटी आ गया मेरे पास, उसको पे करने के लिए कैश नहीं है। इसीलिए हम बैलेंस शीट में देखते हैं कि मेरा डेट कैपेसिटी कितना है, मेरे कवेनेंट्स के ब्रीच में मेरे पास बहुत ज्यादा डेट कैपेसिटी है। अगर अनटुवर्ड ये कोई इंसिडेंट हो सके तो हमारे पास इतना बैलेंस शीट में कैपेसिटी है कि हम बिना स्ट्रेस किए बैलेंस शीट को, ये लाइबिलिटी को पूरा भी कर सकते हैं। ओके, एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, कि बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि जो डिजिटल रेवेन्यू है, जो डेटा का ही पार्ट है, वहाँ 17% रेवेन्यू ऊपर है और आप चाह रहे हैं कि ये 65% पर पहुँच जाए, लेकिन ये अभी भी डिजिटल जो है वो लॉस मेकिंग है, लेकिन ओवरऑल आपका डेटा मार्जिन 17% है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा बैठ नहीं रहा मामला। देखिए, जब बिजनेसेस छोटे होंगे ना, छोटा साइज होगा, उसका जब मुझे फिक्स कॉस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डालना पड़ेगा। एक MCC मल्टी क्लाउड नेटवर्क है, मल्टी क्लाउड कनेक्ट है। इसके लिए अगर मुझे फिक्स कॉस्ट जो डालना है, मुझे पहला 4-5 कस्टमर आ रहे हैं, मैं उनको पूरा फिक्स कॉस्ट लोड नहीं कर सकता उन पे। उनका जो वेरिएबल मार्जिन है वो बहुत हेल्दी है, मगर अगर टोटल मार्जिन देखा जाएगा, बिकॉज ये ज्यादा फिक्स कॉस्ट बैठा हुआ है उसमें, तो वो मार्जिन डेफिनेटली नेगेटिव होगा। जब ये सारे धंधे एक लेवल ऑफ स्केल पे आ जाएंगे, तब जाके इसका बेनिफिट आने लगेगा। अब AI क्लाउड देखिए, हमने AI क्लाउड में ऑलरेडी $26 मिलियन खर्च कर चुके हैं, $55 मिलियन तक हम खर्च करने वाले हैं इस साल। मेटी में हम एम्पैनल हो चुके हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया है, अभी पेइंग कस्टमर्स अभी तक नहीं आए। इसका ये मतलब है कि मैं नहीं करूं, ये एकदम गलत होगा, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तब तक कस्टमर नहीं आएंगे। तो डिजिटल पोर्टफोलियो में ऐसा है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेबिलिटी पहले डालनी पड़ेगी, उसका थोड़ा कॉस्ट हमको पहले इनकर करना पड़ेगा, उसके बाद जाके हम इसको कस्टमर्स को जाके हम इसको बेच सकते हैं। तो जब ये स्केल आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सब सही बैठेगा, हमें इस पे कोई वरी नहीं है। ऑलराइट, कबीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और अच्छा लगा आपसे बात करके आज। ऑल द बेस्ट आपको।